नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएस लाइब्रेरी के एक नए अंक में एक नई किताब के साथ। आज की किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर बार इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन हर बार एक नए तरीके से उसको जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। गिलियन टेट नाम की एक लेखिका है जो फाइनेंशियल टाइम्स की संपादक रह चुकी है। उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब पर आज हम लोग चर्चा करें। उस किताब का नाम है फूल्स गोल्ड। नाम से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, गोल्ड वोल्ड कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन उससे इतर कहानी है। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले स्वागत किया जाए रजा खान का। रजा भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो किताब आप लेके आए हैं फूल्स गोल्ड, इससे नाम से कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोल्ड के बारे में कुछ बातचीत है क्या? नहीं नीरज जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। और पहले तो आपको नमस्कार एंड दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और जो किताब है गोल्ड के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसमें गोल्ड से मतलब ये है कि बेवकूफ का गोल्ड, फूल्स गोल्ड, यानी उन्होंने एक एक एग्जाम्पल टाइप का दिया है कि कैसे एक होता है ना कि भाई सोने की खोज में कैसे आपने बेवकूफी की, बेवकूफाना हरकतें की और कैसे पूरी दुनिया को बिल्कुल आपने तहस नहस कर डाला। तो इसमें बेसिकली जो सीडीओ, सीडीएस, करेंसी स्वैप और ये जितने भी जो हुआ था ना, जिसके कारण 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था, हम्म, तो उसका जेनेसिस यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताई है मैडम गिलियन टेट ने। फाइनेंशियल टाइम्स की, एज आपने बताया, एडिटर रही हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट कवर करती थी, लेकिन हम्म, इनको ज्यादा क्रेडिट डेरिवेटिव और इन सब के बारे में उतना ज्यादा आइडिया नहीं था। तो 2005 में क्या हुआ, इन्होंने बाई चांस ये हुआ कि इनको पोर्टफोलियो दिया गया कि भाई आप क्रेडिट डेरिवेटिव भी देखिए, और इनको थोड़ा लोगों से बातचीत करना चालू किया इन्होंने। हम्म, इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक। अच्छा, ये जिनसे बात करें क्रेडिट डेरिवेटिव के बाद में, तो किसी पॉलिटिशियन को, किसी बैंकर को, किसी जर्नलिस्ट को ज्यादा आइडिया ही नहीं कुछ। लेकिन ये धंधा बड़ा मोटा दबा के चल रहा था। तो उन्होंने हम्म, बोला कि यार ये क्या है, समथिंग इंटरेस्टिंग। और सीन्स इनको पोर्टफोलियो क्रेडिट डेरिवेटिव करने का मिल गया था, कवर करने का फाइनेंशियल टाइम्स में। तो इन्होंने फिर उसके बारे में डीप उसमें जाना चालू किया। और जब ये डीप गई तो उनको पता चला कि भाई ये तो पूरा ये सेम कहानी, नीरज जी, जो हम पहली बुक से बात कर रहे हैं, ग्रीड, ह्यूब्रिस, रेगुलेटरी फेलियर और जो पैसे कमाने की जो भूख है कि भाई कुछ भी नए इनोवेशन से, अगेन मैं रिपीट करूंगा जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ साहब का, कि जैसे ही फाइनेंशियल इनोवेशन होता है, इन दिस केस क्रेडिट डेरिवेटिव, सीडीओ सीडीएस वाले जो डेरिवेटिव जितना भी इनोवेशन हुआ था, उन्होंने कहा था जब भी इनोवेशन हो बिल्कुल माइक्रोस्कोप लेके चेक करिए, क्योंकि जब भी इनोवेशन होगा फाइनेंशियल सेक्टर में, ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जाकर के वो फूटेगा और दुनिया बर्बाद होगी। और एग्जैक्टली यही हुआ। बस टाइम लग गया था कि 1994 99 से लेकर के 2007 2008, तो 10-15 साल लग गए थे उसमें। हम्म। मुझे ये तो ऐसा लगता है, इतने हम लोग ये 16वां एपिसोड कर रहे हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती और ऐसे ही चलती रहेगी। कुछ भी कर लो आप। नीरज जी, वो जॉन गेनेथ कैल्ब्रेथ साहब का मैं nth टाइम रिपीट कर रहा हूँ। हम्म, स्कैम, फ्रॉड, क्राइसिस हुए हैं, क्रैश हुए थे, हुए हैं और होते रहेंगे। तो वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली, मैं बार बार दर्शकों को भी अपने बोलता हूँ कि वो जॉन केनेथ कैल्ब्रेथ साहब की जो बुक है दी फाइनेंशियल यूफोरिया, हम्म। क्रॉनिकल्स ऑफ फाइनेंशियल यूफोरिया, वो बिल्कुल 80 पन्ने की बुक है। बिल्कुल पढ़िए, उसमें पूरा का पूरा आपके फंडामेंटल जो होते हैं ना, वो क्लियर हो जाएंगे। मतलब तो ये है मतलब कि जब तक ये फाइनेंशियल मार्केट है तब तक स्कैम होते रहे। बिल्कुल स्कैम चलता रोक रहेगा, बिल्कुल। बंद कर दो आप। यस यस, बिल्कुल चलता रहेगा। 100% चलता रहेगा। तो बुक थोड़ी लंबी है, हो सकता है इसमें 1 घंटे करीब करीब मोटे मोटे लग जाएंगे। तो हम जल्दी करते हैं इसमें। तो जो बुक का जो इनिशियल पार्ट है, तो उसमें इनिशियल पार्ट में बता दूं नीरज जी, इस डेरिवेटिव ड्रीम चैप्टर में जाने के पहले बता दूं कि जो मार्केट में बताया गया था कि डेरिवेटिव और ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का जो लॉस वॉस हुआ था उस समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, इस बुक के साथ हिसाब से एस्टिमेट जो है वो 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन का लॉस रहा है नीरज जी। जो आप बिलियन, 700 बिलियन, 800 बिलियन, वो सब की बात आती है ना कि टार्प का फंड आया था 700 बिलियन का, यूएस फेड ने 700 बिलियन टार्प फंड में डाली, ये किया वो किया। 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन का टोटल लॉस रहा है। हम्म, और इसका जिसमें जो गिलियन टेट मैडम ने बताया हुआ है कि भाई जो डेरिवेटिव वाला आइडिया तो बहुत पहले से था, लेकिन क्या हुआ, इसको फेमस किया और नए इनोवेशन करके, इजाद करके जो आए थे, वो जेपीएम, जो जेपी मॉर्गन करके जो होती है, वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द यूएस,
उन्होंने ये सीडीएस और सीडीओ को डेवलप किया था पूरा का पूरा मोस्टली। इसके पहले जनरली क्या होता था, डेरिवेटिव चल रहे, फ्यूचर ऑप्शन वो सब चलते थे। लेकिन जो सीडीओ और सीडीएस करके, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, वो इन्होंने जेपी मॉर्गन ने डेवलप किया हुआ था। अच्छा, इन्होंने क्या सोच के डेवलप किया कि भाई इससे मार्केट में एफिशिएंसी आएगी, इससे मार्केट का रिस्क कम होगा, हेजिंग हो जाएगी। वो सब चीज बिल्कुल ठीक थी, रिस्क कम हो रहा था, रिस्क इनके बुक से हट रहा था, मार्केट एफिशिएंट हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आया तो इनकी प्रोप्राइटरी तो थी नहीं इस प्रोडक्ट की। जितने बैंक थे, जितने हेज फंड थे, सब ने पूरे के पूरे यूज करने चालू किए और आउट ऑफ सिंक हो गए पूरे के पूरे। ग्रीड के चक्कर में, ग्रोथ के चक्कर में, बोनस के चक्कर में, इंसेंटिव के चक्कर में दे वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, एंड दैट इज वेयर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड। तो जैसे इसमें हम चलते हैं डेरिवेटिव ड्रीम में जो बताया गया, तो यार जी एक होटल में पार्टी हुई थी जेपी मॉर्गन, जो एनुअल आउटबाउंड होता है ना कि भाई बैंक वाले जाके डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस के बारे में, प्लान कर रहे हैं सब। तो जेपी मॉर्गन की टीम गई थी 1994 में। तो वहां पे पार्टी वार्टी मनाए। उस समय भी देखिए डेरिवेटिव जो थे उस समय, मोटा मोटी जो फ्यूचर ऑप्शन होते थे, वो जेपी मॉर्गन की बुक में 1.7 ट्रिलियन की, यानी उनके बुक में उस समय था। बैंक का आधा रेवेन्यू वहां से आ रहा था। उनकी जो अर्निंग होती थी, प्रॉफिट होता था, उसका आधा अर्निंग डेरिवेटिव से आता था। लेकिन उस समय मोटा मोटी क्या था नीरज जी, डेरिवेटिव जो था वो फ्यूचर्स ऑप्शंस वाला ट्रेडिंग चलती थी। जेपी मॉर्गन में उसमें क्या हुआ कि एक उनके बिल डैमचेक करके एक उनके हेड होते थे, उन्होंने टीम को लेके गया आउटबाउंड में, और उसके बाद उन्होंने बोला कि यार कुछ तो इनोवेटिव करना है, वी नीड टू डू सम इनोवेशन सो दैट द बिजनेस कैन ग्रो। तो इन्होंने बोला कि चलो कुछ करते हैं। इन्होंने इनकी टीम में, बिल डैमचेक की टीम में एक जो होते थे बिल विंटर्स करके, तो बिल विंटर्स को उन्होंने बोला कि भाई आप इंचार्ज हैं, आप कुछ नया चीज इसमें लाइए। और जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर ऑप्शन पहले होते थे, लेकिन इन्होंने डेरिवेटिव के लिए कि भाई अब लोन्स और जो बॉन्ड्स हैं उनकी डेरिवेटिव कैसे क्रिएट की जाए, वो उन्होंने प्लान करना चालू किया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी नीरज जी। आईबीएम की वर्ल्ड बैंक के साथ में एक बार डील हुई थी, जो कि सोलोमन ब्रदर्स ने करवाई थी। तो आईबीएम के पास में क्या था कि उनके पास में उन्होंने अपने बॉन्ड इशू किए थे। तो बॉन्ड जब इशू किए थे तो स्विस फ्रांक में थे, जर्मन डॉइचे मार्क में थे। अब जब उनको कुछ पैसे चाहिए थे तो वो इनके पास में गए, जेपी सोलोमन ब्रदर्स के पास में। सोलोमन ब्रदर्स उनके बैंक था। तो सोलोमन ब्रदर्स ने बोला कि भाई अपने आपके ये सब बॉन्ड हैं, आपको इतना सब रिजर्व रखना पड़ रहा है, ये सब पूरा का पूरा करना पड़ रहा है, एक काम करते हैं, इसका हम करेंसी स्वैप बनाते हैं। डेरिवेटिव स्वैप मींस डेरिवेटिव बनाते हैं, और डेरिवेटिव बनाते हैं और वो ले जा करके हम कस्टमर्स को देंगे। तो जो कस्टमर जो खरीदेगा तो हमारे बुक से रिस्क हट जाएगा, हमारी जो हमारे टर्म्स में बोलते हैं ना सीआरआर, कि कैश रिजर्व रेशियो, वो हट जाएगा हमारा। रिस्क कस्टमर के पास चले जाएगा, रिटेल के पास में, जिसको चाहिए प्रोडक्ट ये वाला। आपकी करेंसी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, एवरीबडी इज अ विनर। क्योंकि अगर कोई बड़ा कस्टमर खरीद रहा है तो आपकी रिस्क कम हो गई ना, वो पूरा पैसा आपने उधर शिफ्ट कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया, करेंसी के लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ में डील की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को अलग अलग करेंसी चाहिए होती थी, स्विस फ्रांक, जर्मन मार्क्स, और जो जितने अलग अलग करेंसी रहते हैं, इटालियन लीरा ईरा, वो सब चाहिए होते हैं। तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक को, वो सोलमन ब्रदर्स ने ये डील की, और आईबीएम का जो नोट्स जो उनके जो पड़े हुए थे उन्होंने वर्ल्ड बैंक को दिया। तो दिस वाज द डेरिवेटिव दैट दे क्रिएटेड, सो इट बिकेम अ बेंचमार्क, और इट बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव डील्स इन द वर्ल्ड। तो जब ये हुआ तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, तो अच्छा काम है, ये करना चाहिए, क्योंकि ये बॉन्ड का डेरिवेटिव था। उसके पहले नीरज जी क्या होता था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होते थे, वो शिकागो की एक वो होता था, जो शिकागो फ्यूचर्स कमीशन करके होता है, सीएफटीसी, वो मॉनिटर करता था। वो मॉनिटर करता था, तो जितने भी फ्यूचर्स ऑप्शंस होते थे वो प्राइमरली एग्रीकल्चर वाले होते थे, कि भाई किसानों का फायदा हो, रेट पता रहे अपने को, रिस्क डिवाइडेड रहे, उसके लिए उन्होंने किया हुआ था। वो कंट्रोल में रहता था सीएफटीसी के, वो शिकागो फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन जो होता था, तो वो मॉनिटर करते थे, उनके एक्सचेंज में होता था पूरा, तो वो कंट्रोल में था। वो जो फ्यूचर ऑप्शन था वो कंट्रोल में था, क्योंकि मॉनिटर होता था। जब इन लोगों ने बनाना चालू किया डेरिवेटिव,
तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वो कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि वो किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड ही नहीं हो रहा था। एक ओके। बैंक ने डेरिवेटिव बनाया, एक बॉन्ड पे, मॉर्टगेज पे या लोन पे डेरिवेटिव बनाया, उस डेरिवेटिव को उसने पैकेज किया, सीडीओ बनाया, क्रेडिट डिफॉल्ट ऑब्लिगेशन, क्रेडिट डिफॉल्ट ऑब्लिगेशन, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सीरीज होता है। तो जो सीडीओ का जो सीडीओ मींस डेरिवेटिव जो बनाया, वो पूरे के पूरे ले जाके कस्टमर्स को बेचे। बेस तो उसका बॉन्ड है या लोन है, उन बॉन्ड को, लोन को, मॉर्गेज को आपने कंबाइन किया और उसको भेज दिया रिटेल कस्टमर्स को, बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को। तो जो बैंक है जो ये काम कर रहा है, जिसके लोन थे और जिसका मॉर्गेज था, वो बिक गया तो उसके तो पैसे आ गए। अदरवाइज उसको इस बॉन्ड को इशू करने के लिए, इस लोन को इशू करने के लिए उसको एक रिजर्व रेशियो रखना पड़ता था। अब आप ये देखिए कि कैसे हुआ, इनोवेशन हुआ, मार्केट एफिशिएंट हुआ, बैंक के पास जो पैसा ब्लॉक था वो फ्री हो गया, तो और डेरिवेटिव बनाओ। दिस इज हाउ द चेंज स्टार्टेड। अच्छा, इस बीच में नीरज जी एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। बिल क्लिंटन आए थे 1999 में, उन्होंने वो ग्लास स्टीगल एक्ट जो 1929-1930 में बना था कि बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्योंकि बहुत झोल होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले कमर्शियल बैंकिंग को यूज करके झोल करते हैं, वो सब पूरा का पूरा काम हुआ था, एक्ट बना था। ग्लास स्टीगल एक्ट को अंडर प्रेशर फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट बिल क्लिंटन ने कैंसिल कर दिया था। तो ये हो गया था कि भाई रूल खत्म, आप तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला जो है, जो बैंक है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी करेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला बैंक वाला काम भी करेगा। फुल मजा। फुल मजा। तो यस, यस। अच्छा, उसके बाद में थोड़ा सा टेंशन ये हुआ था लोगों को, बैंकर्स को, कि भाई ये जो ग्लास स्टीगल एक्ट तो खत्म हो गया है, डेरिवेटिव कंट्रोल में ना आ जाए। तो बोले ग्लास स्टीगल एक्ट में तो डेरिवेटिव कवर ही नहीं होता है, 1929 में डेरिवेटिव थोड़ी होते थे उस समय, यस। तो उस रूल में कवर्ड ही नहीं था। तो बोले कि ये तो बिल्कुल ओपन गेम हो गया, चला चलो बनाया जाए, किया जाए। तो JP मॉर्गन की जो टीम थी, जो मैं बता रहा हूँ पार्टी करने गई हुई थी, उसने ये इनोवेशन किया कि चलो हम लोन्स में, बॉन्ड्स पे, नोट्स पे डेरिवेटिव बनाते हैं, एंड दिस इज हाउ वी शुड इनोवेट। तो अब हम नेक्स्ट राउंड पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं नीरज जी। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जो एक तो ग्लास स्टीगल एक्ट मैंने बताया था कि ये खत्म हो गया था, डांसिंग अराउंड द रेगुलेटर्स। ना इसमें क्या हुआ, जब ये डेरिवेटिव वाला गेम चालू हुआ और CFTC जो मैंने बताया, उन्होंने बोला कि यार थोड़ा कंट्रोल में तो होना चाहिए, डेरिवेटिव का बिजनेस बहुत बढ़ता जा रहा है। रेगुलेटर्स ने क्वेश्चन पूछना चालू किया थोड़ा, जो न्यूयॉर्क जो फेडरल रिजर्व है उसके जो कॉरिगन करके एक प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने बोला कि यार ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 1987 के टाइम पे मोटा मोटा $865 बिलियन के वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते थे। नीरज जी 1992-93 में 5.3 ट्रिलियन, 93 में 8.3 ट्रिलियन, यानी 5.3 ट्रिलियन से 8.3 ट्रिलियन हो गए थे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। 1992 और 3 की बात हो रही है। अच्छा, लेवरेज पूरा का पूरा मेजर आ गया प्ले में। अच्छा, इस बीच में एक और बात हुई थी, एलन ग्रीनस्पैन साहब फेड के चेयरमैन थे। तो वो जो पीरियड इनका जो था, आज की डेट में अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट और ज्यादा थोड़ा जो इन्फॉर्म सर्कल में बात करेंगे तो बोलेंगे कि यार इन्होंने रेट, इंटरेस्ट रेट काम करके काम तो अच्छा कर दिया था, लेकिन गदर ये फैलाया था कि बिकॉज ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट लेवरेज बढ़ता गया, लोग लोन लेते गए और अपना एक्सपोजर बढ़ाते गए। सो लेवरेज वेंट टू अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे इसमें ग्रीनस्पैन साहब की। नीरज जी, जब ये डेरिवेटिव का फंदा बढ़ने लगा तो बैंक ऑफ कनाडा के चेयरमैन थे, बैंक ऑफ कनाडा के, उन्होंने बोला भैया ये डेरिवेटिव जो है टाइम बॉम्ब है। लजार्ड करके एक बहुत बड़ी फर्म होती थी, अभी भी नाम उनका चलता है मार्केट में, उसके जो फाउंडर होते थे, बड़े लेजेंडरी वॉल स्ट्रीट के बड़े फिगर थे, उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन बम क्रिएट कर रहे हैं ये 25-26 साल के लड़के हैं, ये हाइड्रोजन बम क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने बोला, क्यों बोला 25-26 साल के लड़के हाइड्रोजन बम क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो JP मॉर्गन की टीम में जो बता रहा हूँ, वो सब वो 25 से 30 साल वाले होते थे, पूरे यंग, नया इनोवेशन, नया काम करना है, इंटरेस्टिंग काम करना है। इस बीच में एक और काम हुआ नीरज जी, जो ग्रीनस्पैन साहब की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा रेट हाइक कर दिया था। थोड़ा सा रेट बीच में जब हाइक किया तो मार्केट कोलैप्स कर गया। कैलिफोर्निया की जो ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया जो स्टेट, बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। वो मेरिल लिंच का क्लाइंट होता था, उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। तो थोड़ा सा
हड़बड़ी मची कि यार ये क्या हो गया है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वहाँ का, जो मोटा वहाँ का जो क्या बोलेंगे अपना जो ऑडिटर जनरल टाइप की जो बॉडी मान लीजिए यूएस की, उन्होंने बोला कि एक रिपोर्ट बनी जाए कि डेरिवेटिव का जो है क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। तो उन्होंने रिपोर्ट बनाने को दिया G30 करके एक ग्रुप। नाउ G30 की ग्रुप थी वो स्पॉन्सर्ड बाय रॉकेफेलर फाउंडेशन। उसमें पूरे पॉलिटिशियंस, पूरे बैंकर्स, पूरे ब्यूरोक्रेट उस ग्रुप में होते थे। उस ग्रुप ने रिपोर्ट बनाई, बोले कि नहीं सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको सेल्फ रेगुलेशन में चलना चाहिए, ज्यादा रेगुलेट नहीं करना चाहिए। इस बीच में उनकी बॉडी बनी थी एक ISDA करके। जितने भी बैंकर्स एंकर्स थे, जितने डेरिवेटिव वाले जो थे, इन्होंने एक अपनी बॉडी बनाई थी लॉबिंग के लिए, यानी सो टू से उनका CII फिक्की टाइप का बना था ISDA। तो ISDA जो था उसको बैंकर्स ने, वॉल स्ट्रीट ने लगाया कि भैया लॉबिंग करो, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जो G30 की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला कि यार ज्यादा रेगुलेशन ज्यादा कुछ ठीक नहीं, सेल्फ रेगुलेशन ठीक है। ISDA के जो मेंबर थे उन्होंने पूरे के पूरे डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सबको पूरा शोर अप किया। आपको पता है मैंने, हम तो न्यू लिबरलिज्म में बात कर चुके हैं भाई, मार्केट कैसे चलता है, फ्यू कैपिटलिस्ट एंड फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट जो है। तो यहाँ पे इन दिस केस वॉल स्ट्रीट वो पूरा चला रहा था। 4 प्रोग्राम आए थे नीरज जी, बिल्स आए थे, जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो है अलग अलग, उन्होंने 4 बिल दिए थे, हाउ टू रेगुलेट द डेरिवेटिव्स। चारों बिल शेल्व कर दिए गए। बोले कि यार ये ऑटो रेगुलेशन में चलना चाहिए, ऑटो रेगुलेशन होना चाहिए। जी हाँ। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, ड्रीम टीम। तो मतलब 2008 का जो क्राइसिस था इतना इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि कितनी आसानी से वो क्रिएट किया गया था। आपने स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाए, जो बैंक वर्दी ने उसको लोन दिया और उस लोन को सिक्योरिटाइज करके एक प्रोडक्ट बनाया जिसको आप कर दो, नए नए इनोवेशन किया उसमें। यस। और तीसरी पार्टी को बोला कि यार आप मुझे 0.25% वन टाइम पेमेंट करो, ये प्रोडक्ट आपका, आप इसमें वसूली करो, अपना लो 7% का ब्याज। ऐसी करके चेन चली गई। तो जो जो ओरिजिनल था उसको अपना लेके निकल लिया। यस। एंड में जिसके हाथ में है रिस्क वो ले रहा है, और जिसको दिया गया लोन वो रिस्क ले रहा है, और वहीं हुआ था। वो पूरी चेन ध्वस्त हो गई। जो आज के तारीख में जो स्वैप चलता है ना, कि स्वैप का इंश्योरेंस होता है बेसिकली, क्रेडिट स्वैप, मतलब कि अगर ये प्रोडक्ट डिफॉल्ट कर गया तो उसके लिए इंश्योरेंस करा लो आप। उस इंश्योरेंस के प्रीमियम से हम लोगों को अंदाजा लगता है कि ये प्रोडक्ट कब रिस्की बन गया है। 200-300% उसके प्रीमियम बढ़ जाता है रिस्क के, स्वैप, क्रेडिट स्वैप के। तो आप सोचो कि ये जरूरत क्या है इनोवेशन की यार। री इंश्योरेंस भी काइंड ऑफ थिंग है कि हमने एक इंश्योरेंस किया, उसके बाद हमने किसी और को बेच दिया, वो री इंश्योरेंस। ग्लोबल मार्केट बहुत होता है री इंश्योरेंस, बड़ी बड़ी कंपनी, भारत में कोई कर ही नहीं सकता, इतना ज्यादा वो बड़ा बिजनेस है। तो एनीवे चलो अगले चैप्टर में, ड्रीम टीम। तो नीरज जी, इसमें एक बहुत ही फेमस लेडी थी यहाँ पे जिन्होंने प्रोडक्ट क्रिएट किया था, ये CDU-CDS जो JP मॉर्गन के लिए, ब्लाइथ मास्टर्स करके, ब्रिटेन की थी, हाईली एजुकेटेड, बहुत शार्प बंदी थी। और इन लेडी इन्होंने क्रिएट किया था। तो इन्होंने क्या हुआ था, एक बार जैसे एक्सॉन जो मोबिल जो कंपनी होती है ना, एक्सॉन, उसका ऑयल स्पिल हुआ था, $5 बिलियन का फाइन आया था। JP मॉर्गन से उन्होंने $4.8 बिलियन का लोन लिया हुआ था। अब उनका पुराना क्लाइंट था, आप उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन देते हैं तो आपको अपना CRR भी तो बना के रखना पड़ेगा। तो JP मॉर्गन ने बोला कि यार इतना रिजर्व तो अपना बड़ा फंस जाएगा, $4.8 बिलियन पे अगर आपको उस समय के हिसाब से 15-20% में डालते हो तो आपका $1 बिलियन तो फंस गया, क्या किया जाए। इन्होंने बोला कि यार इसका जो है, इसका CDO क्रिएट किया जाए, वही डेट ऑब्लिगेशन, कि भाई इसको सिक्योरिटाइज कर देते हैं, जो लोन है उसको सिक्योरिटाइज कर देते हैं और जो सिक्योरिटी को हम लोगों को बेचते हैं। इससे क्या होगा कि JP मॉर्गन ने सिक्योरिटाइज किया, रिटेल को बेच दिया, रिटेल ने पैसे लाए, JP मॉर्गन के पैसे फ्री हो गए। एक्सॉन मोबिल का जो था इंश्योरेंस जो था, उसको जो लोन दिया हुआ था वो चल रहा है। तो आपका ये देखिए, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द लोन, आपकी बुक से लोन को हटा दिया, आपके बुक पे है लोन लेकिन पैसे आपको आ गए, तो आपका कैश फ्री हो गया। सो दिस इज हैपेंड। जो IBM और वर्ल्ड बैंक का हमने बताया था, सोलोमन ब्रदर्स ने किया था, एग्जैक्टली यही किया था JP मॉर्गन एक्सॉन मोबिल का।
तो ये बनाया था ब्लाइथ मास्टर, इन्होंने बनाया था ये प्रोडक्ट। जो लेडी है जो बहुत फेमस है वॉल स्ट्रीट में, शी इज वेरी फेमस इससे। और इस बीच में एक और काम हुआ नीरज जी, फेड ने इशू किया स्टेटमेंट कि भाई जो अगर आप क्रेडिट डेरिवेटिव को यूज कर रहे हैं तो आपको कैपिटल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है जरूरत नहीं है, ज्यादा कम कर दिया। अब आप ये सोचिए कि रेगुलेटर ने वो आपकी रिक्वायरमेंट और कम कर दी, क्योंकि क्रेडिट डेरिवेटिव अपने मार्केट में बेचा हुआ है तो रिस्क की जरूरत नहीं है बैंक को, रिस्क कवर कैपिटल की, वो कम कर दिया। उस समय तक नीरज जी क्या होता था इसका जो एक तो 1997 का फॉरेक्स क्राइसिस हुआ था, जो एशिया क्राइसिस बोलते हैं जिसे फॉरेक्स क्राइसिस। अच्छा, बैंकों के 4/5 ऑफ द कैपिटल यूज्ड टू बी टाइड अप इन ऑल दीज एक्टिविटीज बैंकों के, तो उनके प्रॉफिट बिल्कुल कम हो गए थे, खासकर जेपी मॉर्गन का, क्योंकि जेपी मॉर्गन जो भी बोलिए वाज अ कंजर्वेटिव एंड वेरी क्लास बैंक। क्योंकि आपको याद होगा जेपी मॉर्गन के बारे में पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उनके फाउंडर जो थे जे पियरपॉन्ट मॉर्गन, वो बिल्कुल क्लासी वाले, बिल्कुल रिस्क अवर्स वाले, थोड़े कंजर्वेटिव वाले होते थे। तो इन्होंने जेपी मॉर्गन की प्रॉफिट कम होना चालू हो गया। दैट वाज द रीजन कि जब वो उस पार्टी में गए हुए थे कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, तो उन्होंने बोला कि इनोवेशन करना है क्योंकि हमको प्रॉफिट बढ़ाना है। तो नीरज जी इन सब के चलते क्या हुआ कि मास सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द लोन एंड द बॉन्ड एंड द नोट्स स्टार्टेड। और मैडम ब्लाइथ मास्टर जो थी, शी वाज द हीरोइन, उन्होंने पूरा का पूरा क्रिएट किया हुआ था। तो उनके नाम पे, यानी उस समय तो बहुत उनकी वाहवाही हुई, बाद में जो होता है ना कि भाई गाली भी पड़ती तो उनको ही पड़ती है, तो वो वाला हुआ था। अच्छा, उसके बाद में फिर एक नया किया इन्होंने इनोवेशन, और बोले कि जो मॉर्गेज हैं, जो बॉन्ड हैं, जो लोन हैं दिए हुए हैं, इनका आपने मास पूरा पूलिंग किया, इनका सिक्योरिटाइजेशन किया, इनमें लेवल बना दिए, मेज़ानिन फ्लोर, नीचे का फ्लोर बिल्कुल जिसमें बिल्कुल डिफॉल्ट टाइप वाले लोन है, सब प्राइम टाइप वाले, उसके ऊपर है मिडिल फ्लोर, उसके टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर को बोलते थे सुपर सीनियर। सुपर सीनियर का मतलब बिल्कुल फुल प्रूफ है, इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होने के चांस है, ये बना दिए। अब क्या होता था, जैसे आपका लोन है, मॉर्गेज है, तो इससे आपको हर महीने कस्टमर के पैसे आ रहे हैं ना अकाउंट में, वो पैसे जिन लोगों ने ये सीडीओ खरीदे हैं, सिक्योरिटीज जो खरीदे हैं, उनको हर महीने पैसे जा रहे हैं उनके लोन से, लोन की जो ईएमआई आ रही है उसे पैसे जा रहे हैं। तो इसमें सबको पैसे मिल रहे हैं, नीचे वाले को भी, बीच वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट रिस्क है तो ज्यादा रिटर्न आ रहा है। तो अगर हाईएस्ट रिस्क पे हाईएस्ट रिटर्न है तो आप एज अ कस्टमर कौन सा खरीदेंगे? हाईएस्ट रिटर्न वाला ही खरीदेंगे, नीचे वाला खरीदेंगे। तो जितने अच्छे वाले थे ऊपर वाला लेते थे, जो बड़े वाले, और जितने नीचे वाले थे नीचे वाले लेने लगे, मेज़ानिन फ्लोर वाले। अच्छा, एक और चीज हुई थी नीरज जी इसमें, रेटिंग एजेंसी इसको वॉल स्ट्रीट ने पकड़ लिया था बिल्कुल गले से कि भैया रेटिंग अच्छी दो इनकी, अगर खराब रेटिंग करोगे तो जो मूडीज, फिच और जितने भी बॉडीज होते थे, एसएनपी, कई लोगों को ब्लैकलिस्ट करने का डर था। उन्होंने बोल दिया थे अगर आपने ये सब किया तो हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे, अगर आपने इनको ऑफर नहीं किया अच्छे से रेटिंग्स। तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया रेटिंग देने चालू कर दिए, AAA रेटिंग चल रही है, ज्यादा हुआ तो BA2 टाइप की रेटिंग दे दी। ये पूरा का पूरा काम चालू हो गया। नाउ हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, द कफ्स कम ऑफ। नीरज जी जब ये चालू हुआ तो ये कंटेजियन फैल गया पूरा यूएस, क्या ये यूरोप में फैल गया, फ्रांस में फैल गया, पूरे कंप्लीट यूरोप में आ गया। वो BNP पैरिबा लीजिए, क्रेडिट स्विस लीजिए, जो भी बैंक बोलिए पूरे के पूरे से ये चीज करने लगे। नीरज जी 1997 में 100 बिलियन का होता था, 98 में 147 बिलियन पे पहुंच गया था, 300 बिलियन अगले साल, 2-3 साल के अंदर में जो 100 बिलियन होता था, 300 बिलियन का क्रेडिट डेरिवेटिव हो गया था। 1996 में फेड ने फिर से बोला यार डेरिवेटिव की थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, कुछ करना चाहिए, कुछ थोड़ा हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ही ये सब चल रहा है। इस बीच में क्या हुआ, जेपी मॉर्गन की बुक भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो सुपर सीनियर वाले जो डेट हैं वो बेचने लगे थे, स्वैप और सीडीओ वीडियो पूरे। अब जेपी मॉर्गन की टीम, जैसे मैंने आपको बताया नीरज जी, थोड़ा सा कंजर्वेटिव टीम थी। जब उनके बुक पे $700 मिलियन का रिस्क आ गया था, क्योंकि वो भी 100 बिलियन, 150 बिलियन, 200 बिलियन बिल्कुल बांट रहे थे वो भी सिक्योरिटाइजेशन करके ये सब लोन को। उनके बुक पे अब जो भी आप, जैसे मान लीजिए आपने 10 बिलियन का दिया है, फिर भी आपके बुक में कम से कम 700-800 मिलियन $1 बिलियन का रिस्क आ गया, क्या किया जाए? तो वहां पे ब्लाइथ मास्टर जो मैडम थी, उन्होंने एक नया इनोवेशन और किया। उन्होंने बोला कि यार जो AIG जो इंश्योरेंस कंपनी होती थी, बोला कि हमारा जो रिस्क आफ्टर सिक्योरिटाइजेशन, जो हमारे बुक पे जो थोड़ा बहुत रिस्क आ रहा है,
उस रिस्क को एआईजी को बेचा जाए एक फीस पे। और बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जेपी मॉर्गन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर सीनियर बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के लोन, तो एआईजी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एआईजी ने बोला हम 0.2% पे कवर कर देंगे आपका लोन। अब आप ये देखिए, पहले 20% होता था जो फेड ने रिड्यूस करके 8% किया था उसको। जब मैंने बोला ना फेड ने रिड्यूस किया था बैंक का एक्सपोजर 8%, 8% को अगर 0.2 पे आप करते हैं एआईजी के हिसाब से, तो जेपी मॉर्गन की बुक पे जो $700 मिलियन का जो रिस्क था उस 140 मिलियन का बन गया और आपके पैसे फ्री हो गए। सुपर सीनियर वाला जो था नीरज जी, वही 100 मिलियन का हो गया, 100 बिलियन का हो गया था जेपी मॉर्गन की बुक पे। धीरे धीरे ये सब जो क्या हुआ, अच्छा इसमें एक होम मॉर्गेज वाला भी होता है एक बीच में, जैसे प्रॉपर्टी क्रैश आया था 1929 में और दूसरी बार 1980 में आया था। तो होम मॉर्गेज लोन जो है वो चालू हुआ था, होम मॉर्गेज का वो थोड़ा डिफॉल्ट करने चालू किए थे। तो लोगों ने फिर प्रोडक्ट भी बनाए थे जो कि जो द बिग शॉर्ट मूवी में दिखाया है कि होम मॉर्गेज वाला सिक्योरिटाइजेशन हुआ था और उसको कैसे सीडीओ बना के लोगों को बेचा गया था। तो होम मॉर्गेज वाला एक जर्मन बैंक ने किया था कि उसको अपना मॉर्गेज के लिए उन्होंने जेपी मॉर्गन को कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार हमारे पास होम मॉर्गेज के बहुत सारे लोन्स हैं विच वी वांट टू सिक्योरिटाइज एंड टेक द रिस्क ऑफ आवर बैलेंस शीट। तो इन्होंने देखा कि भाई कोरिलेशन कोई नहीं है और जेपी मॉर्गन थोड़ा सा रिस्क अवर्स था, तो उन्होंने उस समय के लिए उसको बोला कि ठीक है, यानी करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं नहीं करके उन्होंने उस समय छोड़ दिया था, ज्यादा होम मॉर्गेज में नहीं घुसे थे। तो अभी तक क्या चल रहा था, जो सिक्योरिटाइजेशन हम बात कर रहे हैं, सीडीओ जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं लोन्स पे, दूसरे मॉर्गेज पे, और जो नोट्स इशू किए थे, बॉन्ड इशू किए हुए थे बैंक्स ने, उस पे। होम मॉर्गेज की बात नहीं चल रही थी उस समय। होम मॉर्गेज उस समय उतना ज्यादा प्ले में नहीं आया हुआ था, ऑलरेडी वो चल रहा था लेकिन उतना ज्यादा फैला नहीं था उसका सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द होम मॉर्गेज। इस बीच में हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, वहां पे ये पूरी कहानी जो है बिल्डअप कर रही है, मर्जर मेनिया। इसमें नीरज जी एक बहुत बड़ा मर्जर हुआ था यूएस में। सैंडी व्हील करके एक बहुत ही फेमस वॉल स्ट्रीट के थे, उन्होंने सिटी बैंक और ट्रैवलर्स ग्रुप का मर्जर किया हुआ था। ट्रैवलर्स ग्रुप करके बना था सिटी बैंक का, ट्रैवलर्स ग्रुप के मर्जर से। अच्छा उस समय क्या होता, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लास स्टीगल एक्ट जो था वो कैंसिल हो गया था, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मर्जर पूरे अलाउड हो गए थे, एक के बाद एक मर्जर होने चालू हो गए। डॉइचे बैंक था, उसने बैंकर्स ट्रस्ट खरीद लिया। क्रेडिट स्विस था, उसने डीएलजे करके एक अमेरिकन ब्रोकर था उसको खरीद लिया। हेज फंड में बिल्कुल दबा के पैसे आने लगे गए थे, बहुत दबा के मर्जर अर्जर चलने लगा था। इस बीच में क्या हुआ था कि वहां पे जो फिर से वो बात आई कि जो कमोडिटीज ट्रेड कमीशन था उसने फिर से बोला यार कुछ तो कंट्रोल करिए, कुछ करिए। लेकिन जो ग्रीन स्पैन साहब थे वो थोड़े फ्री मार्केट वाले थे, तो उन्होंने बोला कि यार नहीं, मार्केट को फ्री चलने दो, मार्केट एफिशिएंट रहता है, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बीच में लोगों का बिजनेस जो है मर्जर के कारण बिल्कुल बढ़ने लगा था, सब मर्जर को भी फंड कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी उनका सबका ग्रो कर रहा है। इस बीच में जेपी का जो था उसका धंधा नहीं बढ़ रहा था क्योंकि थोड़े कंजर्वेटिव थे। बाकी जो मेरिल लिंच से ले लो आप, यानी मॉर्गन स्टैनले ले लो, जो भी ले लो, सबके धंधे, डॉइचे बैंक सबके धंधा अच्छा बढ़ रहा था। इनका धंधा क्योंकि थोड़े कंजर्वेटिव थे नहीं बढ़ रहा था, इनका शेयर प्राइस नीचे था, तो इनका भी मर्जर हुआ। जेपी मॉर्गन का फिर चेज के साथ मर्जर हुआ। देयरफॉर अगर आप याद रखेंगे नाम, तो जेपी मॉर्गन चेज बोला जाता है। चेज के साथ मर्जर हुआ था बैंक के साथ में इनका। चॉक एंड चीज, रिस्क एवर्स, क्लासी, बढ़िया कंपनी, और ये बिल्कुल स्ट्रीट फाइटर, फुल रिस्क लेना है, फुल काम करना, ऐसे करके दोनों का मर्जर हुआ था। लेकिन मजबूरी थी कि भाई ठीक है, उस समय होता था ना सीईओस की मजबूरी कि भाई मर्जर करना है तब तो सरवाइव करेगा धंधा में, उन्होंने उसको मर्ज कर दिया। और दोनों बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट थे, कल्चर का इशू था, रिस्क का इशू था। चेज ने एनरॉन और ये 2-3 कंपनियों को फंड करके रखा था। 2001 में एनरॉन कोलैप्स हुई, चेज का बड़ा एक्सपोजर था एनरॉन में। उसके बाद में नीरज जी 2000 में इंटरनेट बबल आया था, वो बस्ट हुआ था। वर्ल्डकॉम कोलैप्स किया था, आपको याद होगा, बहुत फेमस नाम था वर्ल्डकॉम, बहुत बड़ी कंपनी थी। वर्ल्डकॉम के बॉन्ड को जेपी मॉर्गन चेज ने इनोवेशन करके वो करके रखा था, वो अंडरराइट करके रखा हुआ था। तो आप ये देखिए 2000 और 2001 के बीच में दोनों कंपनीज के ऊपर में बहुत प्रेशर आया ऑन दी परफॉर्मेंस, क्योंकि इन्होंने जो जो फंड करके रखे थे वो धीरे धीरे करके क्रैश करने चालू किए थे। तो इनके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर आने लगा, इनके ऊपर इनोवेशन का प्रेशर आने लगा।
सो मोटा मोटी कहानी ये है कि इन्होंने रिस्क को थोड़ा साइड में रखा और बोला कि यार हमको भी करना पड़ेगा, पूरे के पूरे कर रहे हैं। नाउ दिस लीड्स टू द नेक्स्ट चैप्टर, इनोवेशन अनलीज्ड। नीरज जी, इसमें गोल्डमैन सैक्स, डोइचे बैंक, मॉर्गन स्टैनले, यूबीएस, रॉयल सब आ बैंक गए। ऑफ स्कॉटलैंड, और ये सब ग्रो करना चालू कर दिए, दबा के ग्रो कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन ही ग्रो नहीं कर रहा है ठीक से, क्योंकि थोड़े कंजर्वेटिव, बाकी दबा के ग्रो करना चालू कर दिए। नीरज जी, कि आपको डेटा देता हूं बुक से, मॉर्गेज बॉन्ड जो होते थे 2000 में $80 बिलियन के थे, 2000 में $80 बिलियन के थे। सीडीओ जो बात कर रहे हैं 80 बिलियन। 2005 में गेस करिए 80 का कितना हुआ होगा 5 साल में? 80 का 3 गुना 4 गुना 800 बिलियन। 5 10 साल में गुना 10 गुना, 10 गुना। यस गॉड। नीरज जी, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज और क्या हुई थी? सीडीओ बोलते हैं ना, ये तो जो जो सिक्योरिटाइजेशन करके जो बेच रहे थे, सीडीओ, सीडीओ के सीडीओ आने लगे। जो सीडीओ इशू किए हुए हैं उनपे बैंकों ने सीडीओ इशू करना चालू कर दिया। आप सोचिए लेवरेज कैसे हो रहा है। लेवरेज पे हम आगे जाएंगे। अच्छा, जो चल रहा है ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, पूरा का पूरा स्लाइस एंड डाइस, जो मैंने आपको बताया था, टॉप फ्लोर, मिडिल फ्लोर, लोअर फ्लोर, पूरा का पूरा चलने लगा। इनका जो एक और नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, इनोवेशन देखते जाइए। एक तो होता था, बैंक्स ने क्या किया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है जो बैंक का कंट्रोल में होता है, उसके थ्रू लोन देते हैं कि धंधा बढ़ाना है। लेकिन वो स्पेशल पर्पस व्हीकल का जो बैलेंस शीट होता है, बैंक के बैलेंस शीट पे होता है। ओके। नया इनोवेशन आया नीरज जी, SIV, स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल। बैंक थोड़े से पैसे देगा, वो कंपनी फ्लोट करेगा, उसको टेक्नोलॉजी देगा, नो हाउ देगा, नॉलेज देगा, वो अपने आप मार्केट से इनका माल बेचेगी और खुद अपने पैसे उठाएगी। SIV। इंटरेस्टिंग चीज क्या, SIV कम्स अंडर लाइट टच रेगुलेशन। कोई रेगुलेशन इसके ऊपर, क्योंकि बैंक को पता है कि मैंने उस SIV को फंड करके स्टार्ट किया है और मेरा माल वो बेच रहा है। रेगुलेटर को पता ही नहीं है कि SIV कर क्या रहा है, उसके बुक में कितने लोन है, कितने डेट है, कितना उसने लेवरेज लेके रखा, किसी को पता ही नहीं। इस बीच में क्या हुआ, लंदन में नॉर्थन रॉक करके कंपनी होती थी, बैंक होता था, बड़ा एक्टिव था मार्केट में, तो उसने ये पूरा का पूरा लेना चालू किया। अच्छा, इन 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 ये क्रेडिट जो सीडीओ है इशू करना चालू किया, तो लंदन में वो सबसे बड़ा बैंक था नीरज जी। उसका मॉर्गेज का जो धंधा था वो 2/3 का हो गया, उसका रिटेल जो लोन था, रिटेल बैंकिंग का ऑपरेशन 1/3 रह गया था। आप सोचिए ये लेवल आ गया था उस बैंक का। यानी अगर रॉन्ग एग्जाम्पल टाइप का बोले तो एचडीएफसी बैंक नहीं रह गई थी। एचडीएफसी बैंक होम लोन वाली कंपनी होती थी ना, एचडीएफसी, वो बन गई थी पूरी। तो नॉर्दर्न रॉक जो है वो कंपनी, सोचिए, वो रिटेल बैंकिंग का ऑपरेशन, उसका मॉर्गेज 2/3 हो गया था, रिटेल बैंकिंग 1/3 रह गया था। ये हाल हो गया था, इस हिसाब से चल रहा था। और किसी ने कोई मॉडलिंग नहीं थी डिफॉल्ट की। जनरली क्या होता है, रिस्क कवर करने के लिए बैंक डिफॉल्ट का एक मॉडलिंग करते हैं कि भाई क्या रिस्क है, क्या है। यहाँ कोई मॉडलिंग ही नहीं हो रही थी, किसी को पता ही नहीं था कि कितना डेरिवेटिव। अच्छा, कोई बैंक, हर बैंक साइलो में काम कर रहा है, किसी को नहीं पता कि कौन कितना सीडीओ इशू कर रहा है, कौन कितना सीडीएस इशू कर रहा है। इस बीच में नीरज जी अगले चैप्टर पे चलते हैं। जेपी मॉर्गन में बहुत बड़ा चेंज हुआ। जेपी मॉर्गन का मर्जर हुआ बैंक वन के साथ में। यहाँ पे जो रॉक स्टार होते हैं वॉल स्ट्रीट के, मिस्टर जेमी डायमंड, जो अभी भी है, जो जेमी डायमंड, जी, जेमी डायमंड ने टेक ओवर किया वहां पे। अच्छा, ये छोटे बैंक से आए थे, बैंक वन से आए थे ये, लेकिन बड़े अग्रेसिव थे। अच्छा, इनकी ये पेडिग्री ये रही कि ये ग्रीक हैं नीरज जी। इसमें पढ़ के मुझे पता चला कि ग्रीक एंसिस्टर थे इनके, इमिग्रेंट थे वो, ग्रीक यहाँ पे आए और यूएस में आकर के सेटल किए थे। इनके जो ग्रैंडफादर थे ब्रोकर थे, इनके फादर ने सोलोमन ब्रदर्स में काम किया। अच्छा, आपको जानकर खासकर बहुत खुशी होगी नीरज जी, मेजर इन साइकोलॉजी। अरे वाह, क्या बात। हाँ जी, बिल्कुल, हार्वर्ड के MBA। बहुत ही डिसिप्लिन और बड़े, यानी रिस्क लेने वाले लेकिन रिस्क एवर्स वाले भी थे, दोनों थे ये, कि भाई कंट्रोल में होना चाहिए हर चीज, रिस्क भी लेना है लेकिन कंट्रोल में भी रखना है। तो और दूसरा, इन्होंने
उन्होंने एक बड़ा वर्ड दिया था वॉल स्ट्रीट को कि फोर्ट्रेस बैलेंस शीट। फोर्ट्रेस बैलेंस शीट जो वर्ड आया था जेपी मॉर्गन के थ्रू आया था, डायमंड साहब ने दिया हुआ था। मेरिटोक्रेसी में बिलीव करते थे, पब्लिक मीटिंग में बिलीव करते थे, लॉयल्टी होती थी इनकी, फॉलो करते थे बिल्कुल। ये इनका बड़ा फेमस थे नीरज जी। जो सैंडी व्हील करके मैंने बताया था ना, सिटी बैंक और ट्रैवलर्स का मर्जर हुआ था, उनके ट्यूटेलेज में इनका काम चला था, इन्होंने वहां काम किया हुआ था, बहुत फेमस थे। बैंक वन को टर्न अराउंड किया था सन 2000 में। $500 मिलियन का लॉस था बैंक वन को, जब इन्होंने टेक ओवर किया, जब वो उस बैंक में गए थे, बैंक वन में। 2003 में $3.5 बिलियन का प्रॉफिट करवा दिया था डायमंड साहब ने। टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट थे, हाँ, टीम प्लेयर थे। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था जब इन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पे, और उसके बाद में सीओओ करके अपॉइंट हुए थे, बाद में इन्होंने टेक ओवर कर दिया था। लंदन गए थे, लंदन वाज अ मेजर हब। अच्छा नीरज जी, लंदन में एक और एग्जांपल पे आऊंगा। लंदन मेजर हब इसलिए था क्योंकि बड़ा लाइट टच रेगुलेशन चलता था वहां पे। जितनी भी लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी जो भी आते थे, वो बिल्कुल लाइट टच रेगुलेशन पे चलते थे। तो डायमंड साहब लंदन गए एक बार, वहां पे उन्होंने जब मीटिंग की, सबसे मीटिंग खत्म हो गई, लोग बड़े बड़े प्रेजेंटेशन लेके गए कि अब तो डायमंड साहब को बताएंगे, हमने प्रेजेंटेशन किया, हमने ये काम किया, वो काम किया है। प्रेजेंटेशन मीटिंग हो गई, सब हो गई। उसके बाद हेड को बुलाया, उन्होंने बोला कि यार आपके यहाँ पे आप लोग जो फोन खरीदते हैं यहाँ के लिए, फोन आपने जो लेके रखा हुआ है, $20 पर मंथ दे रहे हो आप लोग। ओके। फोन उनका बिल आ रहा है, जो भी फोन खरीद रहे हैं, फोन हैंडसेट और जो सर्विस का, बोले मेरे हिसाब से $8 से ऊपर नहीं होना चाहिए, चेंज करवाइए। नीरज जी ऐसे लेवल पे कंट्रोल करते थे वो। एक साल के अंदर में $1.5 बिलियन का कॉस्ट कटिंग कर दिया था उन्होंने जेपी मॉर्गन में। तो जैसे इन्होंने लिया, तो उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, रिस्की बिजनेस। कि चेस का एक मॉर्गेज डिपार्टमेंट होता था नीरज जी, वो क्या जेपी मॉर्गन के साथ में अच्छे से मर्जर ठीक नहीं हो रहा था। और 2004 में क्या हुआ था, फेड ने जैसे रेट थोड़ा सा बढ़ाया था, तो डिफॉल्ट चालू हो गए थे। उन्होंने चेस की जो मॉर्गेज टीम थी, पूरी की पूरी टीम ही बर्खास्त कर दी, पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया जेपी मॉर्गन की टीम से। बोला कि भैया ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं ठीक से, रिप्लेस करो। तो कैसे वो रिस्क एवर्स, क्विक डिसीजन मेकिंग और एग्रेसिव थे, उसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि ये हुआ था। अच्छा इस बीच में क्या हुआ नीरज जी, 2006 में जो रियल एस्टेट के प्राइसेस, अच्छा जेपी मॉर्गन मैंने आपको जो बताया था, वो होम मॉर्गेज में ज्यादा नहीं गए थे, वो नहीं घुसे थे, क्योंकि उन्होंने बोला डिफॉल्ट मॉडलिंग हमको समझ में नहीं आ रही है, तो हम लोन में, बॉन्ड में रहेंगे और दूसरे मॉर्गेज में रहेंगे, लेकिन हम होम मॉर्गेज में नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ, 2006 में जो प्राइसेस धीरे धीरे नीचे जाने चालू हुए थे, सैन फ्रांसिस्को में, लास वेगस में, मियामी में। जेपी मॉर्गन ने फिर से स्टडी किया होम मॉर्गेज मॉडल, बोले जम नहीं रहा, इसमें नहीं जाना, हमको ठीक नहीं लग रहा इसमें। अब उसके बाद चलते हैं, छोटा चैप्टर था, अगले चैप्टर में चलते हैं, लेवरेजिंग लुनेसी। नीरज जी पूरे मार्केट में मिड 2005 में $12 ट्रिलियन के सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 12 ट्रिलियन कि सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट, ऑल बैंक्स ऑल पुट टुगेदर, सिटी बैंक, मेरिल लैंड, यूबीएस जो मैंने बताया था, वो पूरे के पूरे चल रहे हैं। जेपी मॉर्गन नीचे चल रहा था क्योंकि उनको थोड़े कंजर्वेटिव वाले चल रहे थे। इस बीच में ये जब बेयर स्टर्न हुआ, मॉर्गन स्टैनले, लीमन ब्रदर्स, इन्होंने सबसे ज्यादा सुपर सीनियर नोट और ये सब पूरे के पूरे इशू किए थे सीडीओ के। अच्छा इसमें एक ये होता था वो नीरज जी की लेवरेज इस लेवल पे चला गया था कि जो एसआईवी जो मैंने बताया, जो किसी भी बैंक के बैलेंस शीट में नहीं आते थे और अपने आप ही काम कर रहे थे, बट फंडेड बाई बैंक्स, सिटी बैंक ने एसआईवी को ऑफर दिया कि आप माल बेचिए। उन्होंने जब मना किया कि अब हम ज्यादा नहीं बेच पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ज्यादा नहीं कर सकते, उन्होंने बोला कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है, कोई रिस्क आता है, तो हम उसको कवर करेंगे, आप माल बेचो, सिटी बैंक ने। इसमें सिर्फ गोल्डमैन सैक्स, जो लॉयड ब्लैकफिन थे, जो लॉयड ब्लैंकफिन करके है ना, उनके जो चेयरमैन थे, अभी अभी रिटायर हुए हैं, और जो डोइचे बैंक में अंशु जैन होते थे, जो अंशु जैन, इन लोग थोड़े से कंजर्वेटिव थे, तो उन्होंने बोला कि यार थोड़ा सा देख के चलना है। और अब तभी देखिए यूबीएस और गोल्डमैन सैक्स जनरली सर्वाइव किए थे उस वाले क्रैश में। अच्छा आरबीएस जो था और यूबीएस, वो तो बिल्कुल दबा के इश्यू कर रहे थे सीडीएस। तो यूबीएस ने थोड़ा सा कैचअप प्ले किया, क्योंकि आप देख रहे हैं दूसरे बैंक भी पैसे बना रहे हैं, तो आपको भी लगता है यार मैं भी थोड़ा बनाऊं, तो यूबीएस ने थोड़ा सा करना चालू किया था। लेकिन यहाँ पे
जेपी मॉर्गन में जो बिल विंटर्स मैंने बोला था, जो सबसे पहले जो टीम में जो इंचार्ज जो बने थे, जिन्होंने चालू किया था, जिनकी टीम में ब्लाइथ मास्टर मैडम थी, जिन्होंने सीडीओ सीडीएस चालू किया था, उन्होंने बोला कि भाई नहीं जाना है, हमको सुपर सीनियर में भी नहीं जाना। और जेपी डायमंड ने जब देखा कि थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है, उन्होंने भी उनको बैक किया और बोला कि भाई हमको ज्यादा इसमें नहीं जाना है। अच्छा नीरज जी, अगले चैप्टर पे चलते हैं। ट्रेमर्स। ट्रेमर्स में क्या हुआ, धीरे धीरे 2006 में यूएस की जो होम प्राइसेस हैं वो नीचे आने चालू हुए। एक लग्जरी वहां पे हाउसिंग कंपनी होती है टोल ब्रदर्स, ओके 50% शेयर उनका क्रैश कर गया। कारा होम्स करके एक और दूसरी होम वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी बिल्डर कंपनी, बिल्डर्स, वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल किए। ये प्लीज कंटिन्यू। जी, वो धीरे धीरे बैंक्रप्सी उनकी फाइल होनी चालू हुई। मेरा जी, एक क्या होता था, जो मॉर्गेज का जो सीडीओ था उसको ट्रैक करने के लिए एक यूनिट होता था, इंडेक्स होता था, एबीएस, उसको एबीएक्स बोलते थे, सब प्राइम का। वो जो नीचे वाले सब प्राइम वाले थे वो ना तीनों लेवल पे करता था, वो नीचे वाले, बीच वाले और सुपर सीनियर तीनों को मॉनिटर करता था, उनकी प्राइसिंग इंडेक्स था। इन्हें भाई इट वाज अ प्राइसिंग इंडेक्स। सब प्राइम पे वो 40% नीचे आ गया था, वो धीरे धीरे नीचे आना चालू हो गया उनका। और ये जितने भी थे ये बैंक से इन्होंने देखा कि जो मॉर्गेज लोन है वो डिफॉल्ट होने बढ़ना चालू हो गया है, तो इसको कुछ किया जाए। एचएसबीसी जो गोल्डमैन सैक्स से, उन्होंने अपना पोजीशन उसमें हेजिंग किया, उन्होंने कम कर दिया अपना पोजीशन। एचएसबीसी ने अर्ली 2007 में देखा कि मॉर्गेज इंक्रीज हो रहे हैं, उन्होंने धीरे धीरे उसका कवर लेना चालू कर दिया। अब इसके लिए क्या होता था, ये सब पूरे के पूरे कवर जो आपने देखा होगा द बिग शॉर्ट में, जो माइकल बरी थे, जो उन्होंने कवर लिया था, जिसको सीडीएस बोलते थे, स्वैप, जो आपने अभी दर्शकों को समझाया था, स्वैप। तो लोगों ने वो स्वैप जो है वो लेना चालू कर दिया था। जो एबीएक्स इंडेक्स जो ट्रैकर था वो नीचे आना चालू हुआ, लोगों ने स्वैप खरीदना चालू कर दिया। अच्छा, इस बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, जहां से इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, बियर स्टर्न्स जो है बहुत बड़े बड़े बेट ले रहा था। वहां पे ज्ञान सिन्हा करके हमारे एक भाई साहब थे, भारत के ही, वो वहां पे काम करते थे, जी हाँ, बेयर स्टर्न्स में। तो उन्होंने बोला कि मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है, कोई रेट ज्यादा नहीं किया है, ये तो बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने और बेट अपने बढ़ाने चालू कर दिए, लेना चालू कर दिया, कोई कवर नहीं किया। इस बीच में बीसीजी ने एक रिपोर्ट लाई नीरज जी, बैंक परफॉर्मेंस की। उन्होंने बोला कि भैया बहुत बढ़िया कर रहे हैं बैंक परफॉर्मेंस, 33% रेवेन्यू ग्रोथ, 38% प्रॉफिट ग्रोथ। एक चीज उन्होंने नहीं बताई, ये नहीं बताई उन्होंने कि मेरिल लिंच का लेवरेज है वो 17x है। ओके वो 2007 में 32x आ गया था 2003 से। गोल्डमैन सैक्स का 25x लेवरेज, मॉर्गन स्टैनले 33x, लीमन ब्रदर्स 29x का लेवरेज हो गया था नीरज जी, वो 3 से 4 साल के बीच में। राइट। जेपी मॉर्गन भी अंडरराइट कर रहा था लोन सोन्स, लेकिन उन्होंने अपना रेट ऑफ अंडरराइटिंग के लोन बिल्कुल आधा कर दिया था। उन्होंने 10 लोन पहले अंडरराइट करते थे, उसकी जगह उन्होंने 5 करना चालू कर दिया। लोगों ने सीडीओ जो आपने स्वैप करके जो बताया था वो खरीदने चालू कर दिए, और स्वैप के रेट बढ़ने लगे। आपने बताया था ना, री इंश्योरेंस के रेट बढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि डिफॉल्ट की तैयारी चल रही है। री इंश्योरेंस वाला रेट जो है वो चालू हो गया। इस बीच में क्या हुआ था, वहां पे टोनी ब्लेयर साहब की गवर्नमेंट आई थी, मैंने आपको बताया था लंदन में, तो बिल्कुल लाइट टच रेगुलेशन कर दिया था। तो लंदन में भी, यूरोप में भी पूरा का पूरा चालू हो गया था ये। बैंक के लेवरेज जो है एसआईबी के थ्रू, सीडीए के थ्रू बिल्कुल बढ़ने लगे। बेसल 2 नॉर्म आया तो लोगों ने फॉलो नहीं किया, उसमें भी थोड़ा लूप होल निकाल लिए, वो कर दिए। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं नीरज जी, डिजास्टर पे। डिजास्टर में ये हुआ कि जो एबीएक्स इंडिकेटर मैंने आपको बताया था, सब प्राइम लोन का जो इंडिकेटर प्राइसिंग वाला आता था, 60% की तरफ आने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि सब प्राइम लोन के जितने भी जो 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 लोन मार्केट में जो सिक्योरिटाइजेशन हुआ था, उनकी वैल्यू 40% गिर गई थी। उस समय तक ऑल्दो जो सुपर सीनियर वाले थे उनका 4-5% ही गिरा था, उनका नहीं गिरा था। लेकिन जो मोस्ट लेवर्ड वाले जो फंड्स थे वो नीचे आने चालू हो गए। 20 से 25% जो फंड, जो हेज फंड थे, जो लेवर्ड थे, बहुत ज्यादा लेवरेज था जिनका, वो नीचे आने चालू हो गए नीरज जी। इस बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई डिजास्टर में, ये हुआ कि भाई बियर स्टर्न ने 2 एसआईबी फॉर्म किए थे हेज फंड। जब धंधा बढ़ने लगा तो अपने बैंक से रिस्क हटाने के लिए 2 उन्होंने फंड कर दिए, हेज फंड्स। उन हेज फंड ने दबा के लोन देने चालू किए थे सब प्राइम वाले।
अब जब नीचे आना चालू हुआ वैल्यू एबीएक्स में, सब प्राइम का वैल्यू तो 60% रह गया, 40% टूटा। तो बियर स्टैंड जो था वो जेपी मॉर्गन के साथ में और बाकी सब बैंक्स के साथ में उनकी डीलिंग थी, सब ने उनसे पैसे मांगने वाले चालू किए। टेंशन हो गई क्योंकि बियर स्टैंड के पास में पैसे नहीं थे। इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुई नीरज जी, जब सबने बोला, अच्छा मूडीज ने, जब रेटिंग एजेंसी थी ना, उन्होंने भी रेटिंग कट करना चालू कर दिया। अब आप ये देखिए कि इंश्योरेंस का रेट बढ़ रहा है, रेटिंग कट हो रही है, प्राइस इंडिकेटर फ्लैश कर रहा है कि प्राइस 40% रह गई है, डिफॉल्ट होने चालू हो गए। इस बीच में एक और जर्मन बैंक था नीरज जी, जर्मन बैंक ने 2007 में कॉल किया बिल विंटर साहब को, जेपी मॉर्गन के जो बड़े हेड होते थे। बोले यार प्रॉब्लम है, हमको फंड चाहिए। तो बिल विंटर साहब ने इन्वेस्टिगेशन की कि भाई ये प्रॉब्लम क्या हुई है। तो बोले कि जो बैंक होता था जर्मन बैंक आईकेबी, इसने 2 एसआईबी फंड किए हुए हैं। जर्मन बैंक जो है नीरज जी, इसके पास में $16 बिलियन वर्थ का एसेट था बैंक का, ठीक है, सॉरी, इनके पास में $16 बिलियन वर्थ का एसेट था जर्मन बैंक का। इनके जो 2 फंड थे एसआईवी, जो हेज फंड थे जिनको इन्होंने स्पॉन्सर किया था, आपको पता है उनके एसेट कितने थे? वो $20 बिलियन के, बैंक से बड़े उनसे उनके एसेट थे, वो इनके सब्सिडरीज थे। सोचिए, बैंक ने उनको फंड किया था, उनके एसेट बैंक से ज्यादा हो गए थे। ये लेवल पे जो डेरिवेटिव जो है मार्केट में, वो सब कहानी चल रही थी। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, एबीएक्स जो इंडिकेटर जो था 45 पे पहुंच गया। इसका मतलब जो सब प्राइम मॉर्गेज की जो मार्केट में सिक्योरिटाइज करके जो बेचा गया था, उसकी वैल्यू 55% रह गई थी बस। जब जर्मन बैंक ने लोन मांगे, जेपीएम ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल हम नहीं करेंगे। अच्छा, इस बीच में नीरज जी, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो थे उनके हैंक पॉल्सन थे यूएस के, टिम गीथनर थे फेड के चेयरमैन, ये पूरे इन्होंने मीटिंग वीटिंग करनी चालू की, क्योंकि इनको पता लग गया था भाई कुछ क्राइसिस हो रही, प्रॉब्लम हो रही है। अब एक होता ना नीरज जी कि भाई गलत टाइम पे गलत स्टेप। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसने अगस्त 2007 में एक स्टेटमेंट इशू किया, आउट ऑफ नोवेयर इशू कर दिया स्टेटमेंट कि भाई अगर बैंक चाहे तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप बोरो कर सकते हैं हमसे, ऐसे टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन हम 4% पे आपको इमरजेंसी क्रेडिट दे सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में आप अनाउंसमेंट नहीं करते, उस कोर्स में उनकी भी मती मारी गई थी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। जैसे अनाउंसमेंट किया, लोगों के फोन आने चालू, मीडिया के फोन आने चालू कि भाई आपने किया अनाउंसमेंट, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। जनरली इमरजेंसी क्रेडिट में कोई लेता नहीं था लोन उनसे। उस समय कुछ घंटों में, 2-3 दिन के अंदर में ही 49 बैंकों ने $94 बिलियन ले लिए। इस एक्सपेक्टेशन होने वाला है। यस, एक इंटरबैंक रेट होता है नीरज जी 4% था, इन्होंने तो 4% में लोन देने चालू किए थे इमरजेंसी फंडिंग, इंटरबैंक रेट 4.7% पहुंच गया। कंट्री वाइड करके यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी, उसने वहां पे उनकी जो डिफॉल्ट था, उसने बोला कि भाई डिफॉल्ट बिल्कुल अननेसेसरी लेवल पे जा रहे हैं, उनका शेयर क्रैश कर गया 13%। फेड ने देखा कि कांड हो रहे हैं ये सब, उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट कर दिया 5.75% पे। अच्छा, जो एसआईबी मैंने बताया था, वो क्या करते थे, बैंक से सिक्योरिटीज लेते थे, उनको डिवाइड करके आगे बेचते थे। लोगों ने एसआईबी के नोट्स लेने बंद कर दिए, सिक्योरिटीज लेने बंद कर दिए। अब आप ये देखिए कि फंड क्रंच हो रहा, वैल्यू नीचे जा रही है, और एसआईबी के जो जो बेचते थे, वो एसआईबी को फंडिंग जानी बंद हो गई, और वो जो माल जो बेचते थे वो बिकना बंद हो गया, लोगों ने नोट खरीदना बंद कर दिया, पैनिक स्प्रेड हो गया। इस बीच में जो एक दो वहां पे एक केन करके फंड होता था लंदन में, उसने भी 2 एसआईवी क्रिएट किए थे, बार्कले बैंक ने उनको फंड किया हुआ था। उनकी एसआईवी में फ्रंट क्रंच आया, वो बार्कलेस के पास गए पैसे, तो बार्कलेस ने बोला मैं नहीं दूंगा। फाइनली बड़े मुश्किल से प्रेशर डालने के बाद में बार्कलेस ने, जब वहां की सरकार ने इंटरफियर किया, तो बार्कलेस ने फंड किया उस हेज फंड को, बट अदरवाइज पैनिक चालू हो गया था मार्केट में। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, बैंक रन। अरे एक सेकेंड, हाँ आप कंटिन्यू रखो, हम लोग उसको ले आएंगे। जी जी, तो बैंक रन हो नीरज जी। इसमें क्या हुआ, बीबीसी ने एक रिपोर्ट निकाली कि जो नॉर्थन रॉक जो है, उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड से इमरजेंसी सपोर्ट मांगा हुआ है।
जब उन्होंने बोला इमरजेंसी सपोर्ट मांगा हुआ है, नीरज जी लोग एटीएम पे जाना चालू हो गए, उसके वेबसाइट पे जाना चालू हो गए, ब्रांच पे जाना चालू हो गए, बैंक रन हो गया नॉर्थन रॉक पे। उनके पास में पैसे नहीं बचे, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड हैड टू इंटरफियर एंड डिपॉजिट गारंटी करना पड़ा। तो नॉर्थन रॉक का ये मोटा मोटी हो गया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उनको बेल आउट किया था। ओके। अच्छा, इस बीच में मूडीज ने फिर से रेट कट कर दी, वो रेटिंग कट कर दी अपने इसकी जो सब प्राइम मॉर्गेज थे उनके 2005 और 2006 में। और खास करके और रीडिंग आई नीरज जी की, जो 2005 और 2006 में जो ये हुए थे, जो रेटिंग थी, जो 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 ये इशू हुए थे, जो नोट्स सब प्राइम वाले, वो बिल्कुल डिफॉल्ट करना चालू कर दिए। उनके डिफॉल्ट जो थे वो बहुत ज्यादा चालू हो गए, क्योंकि मॉर्गेज में लोगों ने डिफॉल्ट करना चालू कर दिया था। जैसे डिफॉल्ट करना चालू किया, मूडीज ने और रेट करना चालू किया। जैसे रेटिंग कट की मूडीज ने, एबीएक्स में रेट उसकी प्राइस और गिरने चालू हो गए। ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूस सर्कल जो है वो चलता गया। एबीएक्स जो मैंने आपको बताया था बड़ों वालों का, ट्रिपल ए का, वो 90%। राइट। यस। हाँ जी नीरज जी, थोड़ा सा बीच में आई थिंक वो डिस्टर्बेंस आया था। तो धीरे धीरे इनकी डिफॉल्ट होने चालू हो गए, रेट कम, रेटिंग कट होने लगी और रेट भी कम होने लगी, जितने भी इन्होंने नोट्स इशू किए थे। नीरज जी, अक्टूबर में सिटी बैंक ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था $6 बिलियन का, 2007 की बात हो रही है। वो उनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर केम डाउन टू $2.1 बिलियन, क्योंकि $5.7 बिलियन का उन्होंने राइट डाउन किया था। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि नवंबर में जाकर के ये $8 से $11 बिलियन का लॉस हो जाएगा। उनके पास में $43 बिलियन के सुपर सीनियर पेपर थे। मेरिल लिंच अक्टूबर में $5.5 बिलियन का उन्हें राइट डाउन किया। लेट अक्टूबर में $8.4 बिलियन राइट डाउन। यूबीएस $3.5 बिलियन का राइट डाउन किया, उसको इंक्रीज करके $10 बिलियन का कर दिया राइट डाउन उन्होंने। पूरे मार्केट में त्राही त्राही मच गई। सिटी बैंक आया, उसने सब बैंकों को कलेक्ट किया और बोला कि भाई, अब फेड को, रेगुलेटर को, सबको इंक्लूड किया और बोला कि भाई कुछ फंडिंग होनी चाहिए, सो दैट एक कुछ लार्ज कॉर्पस क्रिएट किया जाए, एक फंड क्रिएट किया जाए। जब वो फंड क्रिएट होगा तो उससे हम एक दूसरे की फाइनेंसिंग करेंगे, सबको चलेगा। तो बैंक आए, लोगों से बात की, फंडिंग के लिए बात हुई, बट अल्टीमेटली फंडिंग हो ही नहीं पाई। इस बीच में लोगों ने जाना चालू किया ईस्ट की तरफ पैसे के लिए। सिंगापुर, दुबई, सऊदी, सॉवरिन वर्ल्ड फंड, ये जितने भी बैंक थे, इन लोगों ने पूरे के पूरे इनसे फंड कलेक्ट करना चालू कर दिया नीरज जी। ये बड़े बड़े बैंक है जिनकी बात हो रही है, लॉसेस पे लॉसेस डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसके बाद में ये आके अपनी साइड से इधर से ईस्ट से पैसे फंड ये कलेक्ट कर रहे हैं। टोटल जो राइट डाउन था नीरज जी उस पीरियड में, यूबीएस, सिटी बैंक और मेरिल लिंच का ही $53 बिलियन का राइट डाउन था। इस बीच में ये हुआ कि जो हम बात कर रहे हैं कि बेयर स्टर्न की कहानी चल रही थी, बेयर स्टर्न का फोन गया डायमंड साहब को कि भैया प्रॉब्लम हो रही, फंडिंग या तो हमको हेल्प करिए, नहीं तो हम नीचे चले जाएंगे। जेपी मॉर्गन ने ड्यू डिलीजेंस किया, बोला भाई इसमें तो बहुत ही बड़े झोल हैं और होल हैं इनकी बुक्स में। इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे। फिर गवर्नमेंट की तरफ से पूछा, यार नीरज जी, $18 का शेयर प्राइस होता था बेयर स्टर्न्स का, जेपी मॉर्गन ने बिड किया $2 में देंगे और $1 बिलियन तक का हम लॉस उठाएंगे, उसके बाद जो भी लॉस होगा वो फेडरल रिजर्व बियर करेगा, अगर कंडीशन मान्य है तो हम लेने को तैयार हैं। वो तैयार करके मरे क्या ना करे करके उन्होंने लिया नीरज जी, $2 पर शेयर के हिसाब से $250 मिलियन में उन्होंने पूरा का पूरा बियर स्टर्न खरीदा था जेपी मॉर्गन ने। ऑथर ने बुक में लिखा है कि करीब करीब $250 से $300 मिलियन की तो उनकी बिल्डिंग थी जो वॉल स्ट्रीट में थी, जो जेपी मॉर्गन को मिली थी इस डील में। फेड ने फिर से रेट कट किया, जो 5.25 रेट एक साल पहले मैंने आपको बताया था,
वो 2.5-2% भी आ गया था। कंटिन्यूसली कट करते जा रहे थे, कंटिन्यूसली कट करते जा रहे थे। और जो शैडो बैंकिंग बोलते हैं ना, जो एसपीवी और एसआईवी, इनकी तो हालत खराब हो गई थी, इनको पैसे नहीं मिल रहे थे और बैंकों के लॉस पे लॉस बढ़ते जा रहे थे। रेगुलेटर को पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहानी किसी को समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, क्योंकि लेवरेज कितना फैला हुआ है, डेट कितना फैला हुआ है, किसी को नहीं पता था, क्योंकि उसके लिए आपको हर बैंक की बुक में जाना पड़ेगा और वो रेगुलेटरी ओवरसाइट किया ही नहीं थी किसी ने। नीरज जी, इसके बाद सीधा आते हैं हम फ्री फॉल पे, जो आपने चैप्टर लगा के रखा फ्री फॉल। वो एक यूएस के सबसे बड़े वाले होम मॉर्टगेज वाले होते हैं ना, फैनी मे एंड फेडरिक मैक, उनको यस। नेशनलाइज कर दिया। हाँ, सबसे बड़े मॉर्गेज लेंडर हैं वो यूएस के सबसे बड़े। यानी वहां की ये मतलब यानी इन अ वे समझ लीजिए कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस टाइप की बॉडी, बड़ी गवर्नमेंट वो वाली, उनको नेशनलाइज कर दिया। यस, टू बिग टू फेल वाली। उसके बाद में नीरज जी लीमैन ब्रदर गया। लीमैन ब्रदर को बोला गया कि भैया फंड रेज करिए या तो मर्जर करिए। उसने बोल दिया कि नहीं करूंगा। उनके चेयरमैन होते थे, आई थिंक डिक फल्ड थे या कोई तो नाम था उनका, लीमैन ब्रदर, उनको बोला गया ये करिए, मना कर दिया उन्होंने। मीटिंग बुलाई गई, फेड ने मीटिंग बुलाई कि लीमैन ब्रदर को बचाना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। $30 बिलियन का होल नीरज जी। इनिशियली बार्कलेज ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, बार्कलेज को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मना कर दिया, बिल्कुल हाथ नहीं डालोगे आप, क्योंकि बोले कि यार इसको लीमैन ब्रदर को लोगे, वो डूब रहा है, उस डूबने के चक्कर में पता चल रहा है कि आप तो डूबे, यानी हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी डूबेंगे। यूरोपियन बैंकिंग इंडस्ट्री, लंदन की बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थर्न रॉक तो ऐसे ही नेशनलाइज हो गया था, उनको बेल आउट किया था बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। उसके बाद लीमैन ब्रदर गया मेरा जी। उसके बाद में यहाँ पे जब लीमैन ब्रदर डूबा तो उस समय ट्रबल चालू हो गया था एआईजी। नाउ कमिंग बैक टू एआईजी, मैंने आपको क्या बताया था, $700 मिलियन का लोन जो था एआईजी का, जेपी मॉर्गन ने वो एआईजी को बेचा था। एआईजी ने ज्यादा पैसे लेके इंश्योरेंस की फीस लेकर के वो सब बाय आउट करना चालू कर दिया था उस एसेट को। नीरज जी, जब फेड की मीटिंग हुई, सभी बैंकरों को बुला करके जब गोष्ठी हुई, बातचीत हुई, बेल आउट करने की बात चल रही थी, एआईजी ने जो सुपर सीनियर जो लोन रिस्क कवर करके रखा था बैंक्स का, गेस करिए कितने का सिर्फ एआईजी का एक्सपोजर था। तो वहां पे डिस्कशन चल रहा था बैंकरों का, तो किसी ने बोला कि भाई एआईजी का जो एक्सपोजर है सुपर सीनियर का वो इतना है। तो एक बैंकर ने खड़े होकर बोला आप शायद $56 बिलियन बोल रहे हैं। वो 56 नहीं था नीरज जी, वो $560 बिलियन का एक्सपोजर था। $560 बिलियन सिर्फ एआईजी का एक्सपोजर ऑफ ऑल दी बैंक्स रिस्क कवर। तभी बैंकर ने खड़े होकर बोला कि शायद गलत बोल रहे, 560 नहीं 56 होगा, शायद डेसिमल का फर्क होगा। नीरज जी 2008 के अर्ली में $43 बिलियन का राइट डाउन हुआ था। 36 घंटे में जब लीमैन ब्रदर डूबा था तो 36 घंटे में वर्ल्ड मार्केट $600 बिलियन नीचे घुस गया था। यूएस ने बनाया टार्प का प्रोग्राम कि $700 बिलियन का, कि जहां जहां रिक्वायरमेंट रहेगी वहां वहां डाले जाएंगे पैसे। कई सारे बैंक जैसे जेपी मॉर्गन, उसने अपना रिस्क कवर करके रखा हुआ था, उनको पैसे की जरूरत नहीं थी, तो शुरू में उन्होंने मना किया, लेकिन जब देखा कि सब ले रहे हैं और गुड फेथ में सबको करना है, उन्होंने दिया। यूएस फेड ने सभी बैंकों में स्टेक उठाया, सबको बोल दिया था पैसे तो लेने पड़ेंगे आपको हमसे, अपने बैंक में, अपने बुक में, बैलेंस शीट में पैसे डाल के रखिए, हमको स्टेक दीजिए। क्योंकि उनको पता था क्राइसिस के टाइम तो टैक्स पेयर बेल आउट कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद में बेल आउट के बाद में इनके शेयर बढ़ जाएंगे, तो पैसे पूरे के पूरे मलाई जो हैं वो तो पूरे के पूरे बैंकर खाएंगे। तो फेड ने उनको बेल आउट के पैसे दिए, उनसे स्टेक उठाई, और जब ये कंपनियां स्टेबलाइज हुई, उनके शेयर प्राइस जब 5x 10x 20x जब भागे, तो फेड ने बेच करके उसमें भी पैसे बनाए बहुत। और उसमें बहुत मजेदार और एक्विजिशन बहुत हुए थे। बैंक ऑफ अमेरिका जो था उसने मेरिल लिंच को खरीद लिया, वॉशिंगटन म्यूचुअल जो था वो भी कोलैप्स कर गया था। तो अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप होता था एफआईडीसी करके, उसने वॉशिंगटन म्यूचुअल को बिल्कुल का कंट्रोल लिया। उसके बाद उसने उसको बेच दिया जेपी मॉर्गन को। तो जेपी मॉर्गन इस मामले में बिल्कुल वो रहा कि सस्ते सस्ते माल खरीदे, क्योंकि सॉलिड थी उनकी बैलेंस शीट, फोर्ट्रेस बैलेंस शीट, रिस्क एवर्स, रिस्क लेते थे लेकिन कंट्रोल्ड रिस्क लेते थे। नीरज जी, गॉर्डन ब्राउन जो अपने यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, 2008 में उन्होंने 200 बिलियन जीबीपी ब्रिटिश पाउंड वो लिक्विडिटी डाली, और 250 बिलियन जीबीपी का उन्होंने बायबैक अनाउंस किया था यूके मार्केट के लिए। सोचिए 200 और 250, 450 बिलियन जीबीपी
नॉट डॉलर्स, क्योंकि जीबीपी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, डबल होती है इससे मोटा मोटी डॉलर से होती थी एक टाइम पे। यूके की गवर्नमेंट थी, उसने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में स्टेक पिक किया और वही प्लेबुक को यूज किया था फेडरल रिजर्व ने, जो उन्होंने यूएस की जो बैंक्स थे उनमें पूरे के पूरे स्टेक उठाए, पैसे दिए, फंडिंग की, क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई। एलन ग्रीनस्पैन जो थे उन्होंने पूरा का पूरा रेट लेके मोटा मोटी जीरो पे कर दिया था उस समय, और जो जीरो बहुत क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे 2014 15 16 तक चली थी। उसके बाद जब 2018 19 में भी एक क्रैश आया था, तो कहा यह जाता है कि भैया जो ग्रीनस्पैन साहब ने 1994 5 6 9 में जो लो इंटरेस्ट रेट चालू किया था, उसके कारण 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। ना 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें आपको मजबूरन रेट जीरो करने पड़े थे, वो आगे चल के फिर बबल बनता गया। इस बीच में नीरज जी आपको तो पता है, मार्केट के आप इन्फॉर्म्ड वो है, बहुत बड़े इन्फॉर्म्ड हैं, जो यूएस का जो डेट होता था वो 8 से 15 16 के बीच में मोटा मोटी डबल हो गया था, मोटा मोटी, और वो बढ़ता जा रहा है अभी और बढ़ गया है, जिसके बारे में मार्केट में बात चल रही है आज की डेट में कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड यील्ड जितना बढ़ते जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है। जब इंटरेस्ट रेट नियर जीरो पहुंचा है उसके बाद से बबल बना है, हिस्ट्री बताती है यूएस मार्केट की। और अभी इन्होंने कोविड के आसपास ऑलमोस्ट नियर जीरो कर दिया था। यस, तो फ्री मनी जब आती है तो स्टार्टअप में बहुत पैसा लगता है, बड़े बड़े फंड आते हैं, कैश बंद करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है। तो इस समय 42 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है यूएस की। यस, और इकोनॉमी है उनकी 30 ट्रिलियन डॉलर की, तो 12 ट्रिलियन डॉलर एक्स्ट्रा है, और कंटिन्यूअस नोट छापे जा रहे हैं। यस, इवन अपने इंडिया में भी डेट टू जीडीपी अभी बहुत बुरा नहीं है, 80-85% के आसपास है, लेकिन कैश इन सर्कुलेशन पता है आपको अपने भारत में से कितना, 43 लाख करोड़, डबल द प्री कोविड। बहुत ओके, महंगा। तो बबल बन चुका हमारे यहाँ पे भी क्या? इलेक्शन था, महंगाई बढ़ रही है, तो लोग बैंक के बजाय कैश, आप देखो ना कासा कितना खराब है। क्रेडिट ग्रोथ हमारी जो टॉप बैंक की वो 16% है, और डिपॉजिट ग्रोथ 10 से 12%। मिसमैच देखिए आप, क्योंकि लोग पैसा बैंक में नहीं रख रहे हैं, या तो शेयर मार्केट में सट्टा कर रहे हैं। एमटीएफ बुक बड़ी है, कल कल नंबर देख रहा था मैं, जीरोधा वालों ने भी लिखा है कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में खूब पैसा लग रहा है। तो जब लिक्विडिटी आती है ना इस तरह से, वो यहाँ पे बढ़ती है। तो इस समय जो हम लोग बॉन्ड यील्ड देख रहे हैं भाग रही है, वो साफ इशारा कर रही है कि इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से ऊपर आने वाला है। इसको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ब्लोन आउट होगा। तो इसलिए बॉन्ड मार्केट में कहता हूँ कि रियल अगर आपको इक्विटी समझना तो आप बॉन्ड मार्केट समझो, बॉन्ड मार्केट को देखो। तो रियल है। और नीरज जी, हम पूरे एग्जाम्पल में एक चीज ये देख चुके हैं कि जहां पे भी बबल बना है, लो हाई लिक्विडिटी लो इंटरेस्ट रेट है, वहां पे बबल बना है फिर फटा है, हमने जितने भी डिस्कस किए हैं। तो भाई वो तो सिंपल है, आप अपने एक फैमिली के एग्जांपल से, तो जिस फैमिली में बहुत कैश फ्लो बढ़ गया वहां गड़बड़ होनी तय है। हाँ जी, बिल्कुल। यस, जहां रिस्ट्रिक्टेड कैश फ्लो है वहां नहीं होती गड़बड़, नहीं कैश होती, फ्लो लड़ाई झगड़े होते हैं वहीं पे जहां ज्यादा पैसे हैं। वहां गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो यस, इस समय पूरे वर्ल्ड में कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, और ईरान वाली प्रॉब्लम की वजह से वो और कॉम्प्लिकेट हो गया। यस, यस, फ्यूल एंड क्रूड ऑन इन्फ्लेशन। तो वही नीरज जी, इसमें भी देखिए पूरे किताब में एंड में अगर आप समरी आप पूछा जाए तो बेसिकली ये था, वही फाइनेंशियल इनोवेशन, ग्रीड, ह्यूब्रिस, रेगुलेटरी फेलियर, साइलेंस, साइलो में ऑपरेट कर रहे हैं। नीरज जी, इसकी सबसे बड़ा फेलियर जो रहा, जो अभी भी आई डोंट थिंक कंट्रोल हुआ है, वो ये हुआ है कि जितने डेरिवेटिव वेरिवेटिव बुक में होता ही नहीं है। जो मैंने आपको बताया था, वो जो शिकागो वाला जो मर्केंटाइल जो फेडरल कमीशन जो था, उन्होंने बोला कंट्रोल करिए इनको हमारे थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म से डेरिवेटिव और जितने भी ये सीडीओ सीडीए से इनको हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू करिए। मना कर दिया, बोले हमको रेगुलेशन में नहीं आना। किसी को नहीं पता है कि कितने डेरिवेटिव हैं, कितने सीडीओ हैं, कितने सीडीएस है, किसी को नहीं पता, और सिर्फ बैंक को भी नहीं पता। बैंक में भी लिमिटेड लोगों को पता है। अब जब बैंक को खुद के नहीं पता है तो दूसरे बैंक का क्या करेंगे, रेगुलेटर क्या करेगा, उसको तो पता ही नहीं कुछ। रेगुलेटर इज द लास्ट टू नो। फाइनेंशियल इनोवेशन में इतनी खतरनाक चीजें हैं कि उसमें एक्चुअली क्या ना, जैसे बाकी जगहों के जो इनोवेशन हैं उसमें हर प्रोडक्ट का आपको एक अप्रूवल चाहिए, बट बैंक में ना थोड़े बहुत रीजनेबल ग्राउंड पे आप
इनोवेट कर देते हैं, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। और नीरज जी, दूसरी एक और चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो बुक में थी, वो ये थी कि भाई जैसे ये बताया था मैंने कि फेडरल रिजर्व के जो प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने बोला था कि भाई रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कॉरिगन करके एक साहब होते थे, जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने गोल्डमैन सैक्स ज्वाइन कर लिया। आप देखिए, जितने भी ट्रेजरी सेक्रेटरी होते हैं, जितने भी फेड चेयरमैन, रिजर्व जो भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहते हैं। ये टॉप, मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, पूरे के पूरे वहीं से रहते हैं। आपने जो मुझे एक वो सिटी ऑफ लंदन बताया था ना कुछ, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिटी ऑफ लंदन, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो फॉर्मेशन जहां हुआ था। यस यस यस। उसका भी कहीं और एक जगह जिक्र हो रहा था, तो मुझे वो याद आ गया। हमने कहा ये तो बहुत खतरनाक जगह है कि उस सारी दुनिया की जो रियल फाइनेंशियल पावर उधर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ फर्म्स जो हैं, कुछ बिलियनर्स, कुछ फर्म्स जो है वही कंट्रोल करते हैं पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ये हमने अपने दर्शकों को बताया भी है कि कहाँ से दुनिया चल रही। नेट नेट इसका एक लब्बो लुआब ये कह सकते हैं, इसका निचोड़ ये है कि आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो हो रहा है उसको कैसे समझें और कैसे बचें। तो बहुत डिटेल में तो आप जान नहीं सकते, क्योंकि ना तो आप जेमी डायमंड है, ना आप रॉथस्चाइल्ड हैं। तो कर तो वही लोग रहे। तो आपको मोटे तौर पे ये समझना है कि जब आपको दिखे कि ब्याज दरें बहुत कम हो गई हैं, तो आप ये समझो कि कुछ साल तक बड़ी गजब की बाहर आने वाली है। यस यस, बिल्कुल। उसके बाद खतरा शुरू हो जाएगा, जो जी हाँ, कि अब शुरू हो चुका है। तो ये एक बड़ा, और जब देखो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है, समझ लो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम होता है। यस, बिल्कुल। क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट पे बहुत देर तक वो सब लोग बर्दाश्त नहीं करते, फिर वो सिटी ऑफ लंदन वाले आ जाते हैं, कम करो कम करो कम करो। कम करो। बेस्ट टाइम होता है। ये ट्रिक्स है कुछ मार्केट को समझने की, कि हाई इंटरेस्ट रेट जब खूब हो जाए तो आप पैसे लगाओ मार्केट में। तो चलो, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी। ये भी एक बहुत गजब की किताब थी इस लिहाज से कि फाइनेंशियल मार्केट की जो सारी कारगुजारियां अगर आप उनको समझ लें, जो कि नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि बहुत यस, डिफिकल्ट होता है उनको समझना। अब वो पत्रकार जो थी, उन्होंने इतना वक्त गुजारा था वहां पे, तो वो समझ पाई, आम आदमी शायद नहीं समझ पाएगा। उनके लिए ये किताब पढ़ना या ये टीएनएस का शो देखना जरूरी है, तब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। तो बहुत शुक्रिया रजा भाई, मजा आ गया। बहुत शानदार किताब थी और एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग थी इसमें, क्योंकि 2008 के बहुत सारे नंबर जो जेनजी है उसको पता भी नहीं होगा 2008 नहीं में क्या पता, हुआ। बिल्कुल नहीं पता। तो उनको ये जरूर शो देख के समझना चाहिए कि 2008 में क्या हुआ। जैसे भी एक सर्वे में था कि भारत के जितने फंड मैनेजर हैं उनका एक्सपीरियंस ही 4-5 साल का है। तो उन्होंने बड़ी फॉल देखी नहीं अभी तक। देखी नहीं है। वो कोविड के आसपास ही फंड मैनेजर बने हैं। और ये मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं फंड मैनेजर लोग ही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर बचे नहीं। तो इसलिए किताबों के जरिए ही देख के समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये बैंकर्स लोग क्या क्या कर सकते हैं। एनीवे, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इसको देखते रहिए। अगली किताब के साथ हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।